तो देखो बच्चों, और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसा वेज, ये वेज जो है इसका मास बोला गया 4 kg है और ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है। और बच्चों यहाँ ऊपर से एक ब्लॉक रिलीज कर दिया। ये ब्लॉक जो है 1 kg मास का है, इसको ऐसे रिलीज कर दिया है यहाँ से, है ना। और ये सरफेस है आपकी, स्मूथ सरफेस है, मतलब ये वेज भी मूव कर सकता है इसमें सरफेस के ऊपर, ये भी दिया गया है ना। और ये जो हाइट है ये आपको बोली गई है 10 मीटर। चलो ये सारी चीजें दे दी गई हैं, इसको रिलीज कर दिया है। तो ये जो ब्लॉक है इस वेज को लीफ करेगा। जब लीफ करेगा तो बच्चों इसकी क्या रफ्तार होगी ये आपको बताना है ना, वेज की। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया, द वेलोसिटी find the velocity of block find the velocity of block and wedge when block reaches at the bottom of wedge। तो जब बॉटम पे वेज पहुंच जाएगा ब्लॉक वेज के और उसको लीव करेगा, तब आपकी क्या रफ्तार होगी वेज की, ये बताना है ना। अब बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इससे हमने पहले वाले सवाल में भी देखा था। तो अगर आपको वो थोड़ा सा याद हो तो याद करो, जो इससे पहले वाला सवाल कराया था हमने, उसमें हमने ये सवाल किया था ना इस तरीके से, यहाँ से ब्लॉक को छोड़ा था। तो जब ये ब्लॉक वेज को लीव कर रहा था तो आपने इसकी रफ्तार v1 यहाँ मान ली थी, वेज v2 यहाँ मान ली थी, और ये आपने विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मानी थी, क्योंकि आपको पता था कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्वियस थी ना इसकी डायरेक्शन की, ऐसे ही जाएगा, मतलब डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन थी। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पे आप डायरेक्शन नहीं मान सकते। आप सोचो कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे वेज को लीव कर रहा है, आप ये डायरेक्शन मान लो, लेकिन ये डायरेक्शन ग्राउंड फ्रेम में नहीं मान सकते आप v1, इसको विथ रेस्पेक्ट टू वेज मानना पड़ेगा। अगर आप वेज पे बैठ जाओ और ब्लॉक को देखो तो वो उसकी ऑब्वियस ये रफ्तार है, लेकिन आप खुद सोचो ग्राउंड फ्रेम में इसकी डायरेक्शन कैसे जज कर सकते हो आप, क्योंकि वेज तो ऐसे भागना चालू कर देगा, इसकी डायरेक्शन ऑब्वियस है ना, तो ग्राउंड फ्रेम में ये v2 मान सकते हो आप। लेकिन क्योंकि वेज भाग रहा है तो ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ है, लेकिन ये वेज के साथ पीछे भी तो जा रहा है ऐसे, तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा ग्राउंड फ्रेम में वो तो कहीं नीचे होगा, किसी और डायरेक्शन में होगा। अब क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं तो हम एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता सकते, इसलिए यहाँ पे ये समस्या है कि जो आप v1 की डायरेक्शन है वो ग्राउंड फ्रेम में ऑब्वियस नहीं है कि इसी डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में भागेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ग्राउंड फ्रेम में, वो तो वेज भी भाग रहा है ना, और इसकी रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू वेज ऐसी है, तो इसकी डायरेक्शन आप ऐसे जज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन आप किसके फ्रेम में जज कर सकते हो, अगर आप वेज पे ही बैठ जाओ तो ऑब्वियस है कि वो ऐसे नीचे आएगा, नहीं तो नहीं है भाई, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाती है, इस बात का ध्यान देना। जबकि इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए ये जो सवाल जो आपने किया था ये फिर भी थोड़ा आसान था, इसमें थोड़ी सी और अकल लगानी पड़ेगी आपको। इसमें ऑब्वियस था कि भाई वेज के फ्रेम ऐसे भाग भले ही रहा हो, वेज भी भाग रहा हो, लेकिन ऑब्वियस है कि ये ऐसे ही जाएगा ग्राउंड फ्रेम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन इसके साथ गड़बड़ है, वेज भी भाग रहा है ये भी भाग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कहीं पे तो होगी, हमें नहीं पता ग्राउंड फ्रेम में क्या है, लेकिन वेज के फ्रेम में पक्का पता है कि उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी वेज के देखने पर। इसलिए v1 मैंने विथ रेस्पेक्ट टू वेज माना है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं माना है। लेकिन हमें तो ये पता है कि हमें ग्राउंड फ्रेम में ही लिखनी पड़ता है, चाहे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लिखें चाहे हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखें, तो एक ही फ्रेम में लिखनी पड़ती है ना सारी वेलोसिटी। तो मतलब v1 जो है या ब्लॉक की जो रफ्तार है वो विथ रेस्पेक्ट टू हमें ग्राउंड फ्रेम निकालनी पड़ेगी, है ना, वो इंपॉर्टेंट काम है। तो देखो बच्चों, ये डायरेक्शन ग्राउंड फ्रेम में ऑब्वियस नहीं है, जैसे पिछले सवाल में थी, पिछले सवाल में ऑब्वियस थी, इसलिए आपने v1 ग्राउंड फ्रेम में मान लिया था, इसलिए वहां पे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम में ये v1 रफ्तार नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता, आपको पता ही नहीं है ग्राउंड फ्रेम में डायरेक्शन, क्योंकि वेज भी मूव कर रहा है।
तो हमें लेकिन ये पता है कि इसकी डायरेक्शन अगर विथ रेस्पेक्ट टू वेज देखी जाए तो फिर ये पक्का इधर है, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। इसलिए v1 जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू वेज लिया गया है। बाकी वेज की रफ्तार ऑब्वियस है कि ऐसी जाएगी, तो ग्राउंड फ्रेम में हमने उसको v2 ले लिया। अब आपको पता है कि इसमें दो वेरिएबल है तो दो स्टेप प्रॉब्लम्स होंगे, तो आपको एक मोमेंटम कंजर्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा और एक आपको एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन उससे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ या एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आपको v1 ब्लॉक की रफ्तार जो है वो ग्राउंड फ्रेम में चाहिए, ना कि वेज के फ्रेम में, क्योंकि वैसे ही लगाओगे ना। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन करते हैं हम, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो हमने v1 माना है, ये v1 जो है बच्चों ये है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, रिलेटिव मोशन लगा लो भाई। अब ये आप इधर ले जाओ तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ये v1 से प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो v1 वेक्टर प्लस वेज की वेलोसिटी वेक्टर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना, जो ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक की रफ्तार है वो वेक्टर सम है वेज की रफ्तार का ग्राउंड फ्रेम में और आपका ये v1 विथ रिस्पेक्ट टू वेज वाली वेलोसिटी। तो अगर देखें तो यहाँ पे अब हमें वेक्टर भी आना चाहिए, वेक्टर का रोल आ गया। तो ये आपका v1 है बच्चों और ये आपका v2 है, देखो इस तरीके से। और ये एंगल आप देखो तो ये एंगल जो है अगर आप देखें तो ये एंगल 37 था ना, तो ये एंगल 37 होगा, तो ये एंगल 37 हो गया, v1 है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसे करेंगे तो ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37, तो ये एंगल 37 हो गया और ये एंगल 37 हो गया, तो ये जो होगा ये 180 माइनस 37 हो जाएगा। तो v1 v2 का तो इनका रिजल्टेंट लेना है, तो वो आपका ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी होगी ब्लॉक की। अब आप ध्यान से देखो, मेरे को मोमेंटम कंजर्व करना है, लेकिन आपको ये भी पता है कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई में नहीं होगा, एक्स में ही होगा केवल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, सेंटर ऑफ मास नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तो दोनों एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था तो जीरो लेंगे। फाइनल मोमेंटम तो यहाँ पे होगा मास ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन प्लस मास ऑफ वेज इनटू वेलोसिटी ऑफ वेज। तो देखो वेलोसिटी ऑफ वेज एक्स एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ है, मतलब माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस ले सकते हैं ना बच्चों। तो माइनस v2 है ना, ये कर लिया। अब x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगी, तो यहां से निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन x डायरेक्शन। तो देखो v1 का कंपोनेंट ले लो आप x डायरेक्शन में, तो v1 का कंपोनेंट ये हो गया v1 cos 37, यानी कि ये हो जाएगा 4v1/5। तो इन दोनों का नेट ले लो, तो x डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी आ जाएगी vvx, तो ये हो जाएगा 4v1/5 अगर राइट डायरेक्शन माने माइनस v2। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे अब अप्लाई करो आप, तो ये मास ऑफ वेज इनटू v2 है ना, तो ये 0 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक कितना है बेटा 1 kg और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया 4v1 इन ग्राउंड फ्रेम बाई 5 माइनस v2 और ये प्लस m2, तो ये हो गया 4 और ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस ऑफ v2, तो ये v2 हो गया। अब देखो आपके पास एक इक्वेशन आ गई भाई, यहाँ पे माइनस v2 और ये -4v2, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों -5v2 और -5v2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4v1/5 इज इक्वल्स टू 5v2, है ना। तो 5 मल्टीप्लाई करो तो 4v1 इज इक्वल्स टू 25v2। तो एक रिलेशन तो ये आ गया इक्वेशन 1, लेकिन दो वेरिएबल है v1 v2, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी बच्चों, तो दूसरी इक्वेशन आएगी एनर्जी कंजर्वेशन से। तो अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो आप ये देखें कि सिस्टम में 1 kg नीचे आया है, तो सिस्टम में 1 kg जब नीचे आया है तो 1 kg का क्या हुआ है बच्चों पोटेंशियल में डिक्रीज आया है,
और वो जो पोटेंशियल में डिक्रीज आया है वही तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। भाई इन दोनों सिस्टम में इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली है, जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है ना। तो हम ये बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज्ड, जो डिक्रीज हुई है पोटेंशियल एनर्जी वही तो कन्वर्ट हुई है, वही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन होगा। कितना डिक्रीज हुआ है, तो 1 kg का जो डिक्रीज हुआ है, तो mgh कितनी हाइट नीचे आया, तो 10 मीटर, तो 1 kg इंटू जी 10 हाइट भी 10 है बच्चों, तो इंटू 10 कर दो, इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में गेन क्या होगा, तो भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है, हाफ वेज की, तो हाफ इंटू 4 इंटू V2 स्क्वायर, प्लस ये जो है आपको हाफ इंटू 1 मास ऑफ ब्लॉक जो है उसकी वेलोसिटी, तो इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि सब चीजें आपने ग्राउंड फ्रेम में लिखी, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो ग्राउंड फ्रेम, और ब्लॉक की जो वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में बच्चों वो तो ऐसे आएगी ना, ये है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये V1 और V2 का मतलब वेज के रफ्तार का ये V1 प्लस वेज की वेलोसिटी V2 वेक्टर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको लिखना पड़ेगा, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V2 स्क्वायर, प्लस बच्चों ये हो जाएगा हाफ इंटू VB स्क्वायर। VB स्क्वायर तो अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे VB निकालने के लिए तो रूट ओवर होता है ना, तो रूट हट जाएगा, केवल ये कितना बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो वो है 180 माइनस 37। अब आप इसको सॉल्व कर लो, अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो V1 V2 में एक और रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से V1 V2 का एक रिलेशन है, आप दो इक्वेशन निकाल लोगे, दो इक्वेशन निकालने के बाद आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा। तो अब इसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट है बच्चों, कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको करना है ना। तो इससे यहाँ से V2 या V1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, तो आपको आंसर मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए बच्चों इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, आपसे ये बोल सकता है कि ग्राउंड है, ग्राउंड में इस तरीके से एक काट रखा है, ये काट है बच्चों बोला गया, और इस काट में क्या किया कि ऐसे एक पॉइंट पे ऐसे हैंग कर दिया गया, एक रोप लगा दी, स्ट्रिंग लगा दी और उससे बॉब लटका दिया गया। ये 1 मीटर की स्ट्रिंग है और बॉब का जो मास है वो 1 kg है, और ये बताया गया है आपको कि वर्टिकल से ये एंगल 53 डिग्री पर ले जाके, पहले सारी चीजें रेस्ट पे थी, फिर यहां से इसको रिलीज किया गया, रिलीज्ड है ना। जब ये इसको रिलीज कर दिया गया तो ये नीचे आएगा, ऑब्वियसली बात नीचे आएगा, तो जैसे ही ये नीचे आएगा बच्चों तो काट कहाँ भागेगा, काट का जो मास है वो 4 kg है, काट का मास 4 kg दिया हुआ है ना, ऐसा बोला गया। अब आप खुद सोचो ये बॉब जब नीचे आएगा तो काट कहाँ जाएगा, काट भी जाएगा, काट भी मूव करेगा, तो जब ये ब्लॉक बॉब जो है वो नीचे आएगा तो काट ऐसे भागेगा। ये आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी, ये बॉब ऐसे आए, काट ऐसे जाएगा पीछे की तरफ। अब ये बोल रहा है कि जब ये बॉब जो है वो 37 डिग्री बनाएगा वर्टिकल के साथ, तब काट की कुछ तो रफ्तार आ गई होगी, तो वो कितनी रफ्तार होगी काट की, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ काट व्हेन बॉब makes an angle of 37 degree with the vertical। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल पूछ लें आपसे, तो अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बताता है। तो सबसे पहली बात तो जब ये देखो कि यहाँ पे ये कार्ड भी मूव कर रहा है और जब ये 37 डिग्री पे आ जाएगा बॉब, तब क्या आप बॉब की रफ्तार की डायरेक्शन जो है वो ग्राउंड फ्रेम में बता सकते हो आप खुद सोचो, ये काट की रफ्तार हो जाएगी इस तरफ
और बॉब आ जाएगा ऐसे, ये आ गया, ये कितने एंगल पे आ गया भाई 37 डिग्री, है ना। जब ये 37 डिग्री पे आया तो इसकी रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू काट तो आप बता सकते हो कि ऐसे होगी, अगर मैं इसको V1 मान लूं और ये आपका V2 हो जाए, तो ये पक्का पता है कि काट के रेस्पेक्ट में, मतलब ये जो V1 है ये विथ रिस्पेक्ट टू काट है, उसकी डायरेक्शन आप विथ रिस्पेक्ट टू काट जज कर सकते हो, ग्राउंड फ्रेम में जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इसकी तरफ ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू काट, लेकिन काट खुद ऐसे मूव कर रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में तो उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है ना, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है, हमें नहीं पता क्या होगा। लेकिन काट के रेस्पेक्ट में तो पक्का पता है, डायरेक्शन आप बता सकते हो कि वो इसी डायरेक्शन में होगा, इससे 90 डिग्री पर, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू काट आपको पता है, इसलिए V1 जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू काट है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं। लेकिन जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हो या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो, तो हमें सारी चीजें एक फ्रेम में लिखनी पड़ती हैं, तो ग्राउंड फ्रेम में लिखेंगे। हाँ, V2 पता है हमें कि ऐसे ही हो, काट की डायरेक्शन होगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो V2 जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम मान सकते हैं। तो फिर से वही बात है कि सॉल्व वैसे ही करना है इसको। तो आपको ये पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ V1 है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू काट, तो इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बॉब माइनस वेलोसिटी ऑफ काट। तो वेलोसिटी ऑफ बॉब जो है ग्राउंड फ्रेम में वो कितना हो जाएगा बच्चों, V1 वेक्टर प्लस VC वेक्टर, VC को उधर ले जाओ, यानी इन दोनों का वेक्टर सम। अब वेक्टर सम कैसे होगा भाई, तो V1 की डायरेक्शन ये है, अच्छा ये V1 की डायरेक्शन कितनी होगा तो कैसे निकालेंगे भाई, तो अगर हम देखें ये एंगल 37, तो ये 37, तो ये 53, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये 37, यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो है एंगल 37 डिग्री है, और V2 जो है वो ऐसा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे x में मोमेंटम कंजर्व है, y में नहीं है, क्योंकि y में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो हम पहले तो x में मोमेंटम कंजर्व करें। तो अगर हम x में मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं तो मोमेंटम इन x इनिशियली इज इक्वल टू मोमेंटम इन x फाइनली, तो इनिशियल मोमेंटम रेस्ट पे थी चीजें तो जीरो हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम x में तो 4 kg का तो आप लिख सकते हो, 4 kg का मास इंटू 4 kg की वेलोसिटी V2 प्लस, अच्छा इसको माइनस लिख लो, क्यों माइनस लिख लो, क्योंकि जो V2 है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर हम इसका देखें x डायरेक्शन में तो ये कंपोनेंट आ जाएगा V1 cos 37, मतलब 4V1/5, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है x में, तो वेलोसिटी ऑफ बॉब इन x डायरेक्शन वो आ जाएगा बच्चों 4V1, वैसे ही काम करना है ना, बस क्वेश्चन में काट और बॉब ला दिया है, पहले वो ब्लॉक और वो था, है ना। 4V1/5 माइनस आपका बच्चों ये कितना हो जाएगा V2, है ना, ये x डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखोगे 1 kg इंटू 4V1/5 माइनस V2, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -5V2 होगा, उधर जाएगा तो V2, तो ये 4V1/5 इक्वल्स टू 5V2, है ना। तो इसको फिर से लिखा जा सकता है 4V1 इक्वल्स टू 25V2। अब फिर बात आई, ये तो एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आओगे, तो दूसरी इक्वेशन आएगी एनर्जी कंजर्वेशन से। तो एनर्जी कंजर्वेशन, अब सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी किसकी डिक्रीज हुई है भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी डिक्रीज हुई है ना, बॉब की। भाई ये बॉब इतनी हाइट नीचे आया, जितनी हाइट नीचे आया वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और जो डिक्रीज हुई है पोटेंशियल एनर्जी वही तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुई है। तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये देखना पड़ेगा आपको। तो देखो ये यहाँ पे ये टोटल अगर आप निकालोगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो भाई आपका ये पहले ये था 1 kg, है ना, वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल था 53 डिग्री, और फिर ये बॉब ऐसे आया इस तरीके से, अब ये एंगल है 37 डिग्री, तो आपको ये लेंथ चाहिए, ये हाइट चाहिए जो डिक्रीज हुई। अब आप पहले तो ये निकाल लो कि ये वाली लंबाई कितनी है, ये तो ये 1 मीटर है, तो ये 1 का ये कंपोनेंट है, तो ये 1 cos 37 है, 1 cos 37 का मतलब 4/5 है, ठीक। और आपको ये वाली लेंथ भी चाहिए होगी, ये वाली, तभी तो माइनस करके ये आएगा, तो ये 1 मीटर है और ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका ये 1 cos 53 होगा, मतलब 3/5, 1 इंटू cos 53, तो ये 3/5 हो गया बच्चों। तो अगर ये 3/5 हो गया तो आप इसको माइनस करो, 4/5 माइनस 3/5, तो ये हाइट आ जाएगी, तो ये 1/5 आ जाएगी। तो कितना डिक्रीज हुआ हाइट में, 1/5। अब 1/5 में डिक्रीज हुआ है तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है वही तो बच्चों पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में गई है ना,
तो यही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है ऑफ सिस्टम। तो डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कितने नीचे आया है, 1/5 हाइट नीचे आया, तो mgh मास है 1 kg बॉब का, g10 इंटू h है 1/5, है ना स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन, तो इसकी रफ्तार है v2, तो ये हाफ इंटू 4 इंटू v2 स्क्वायर, प्लस बच्चों इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kg बॉब, जब इसकी वेलोसिटी v1 हो गई है, लेकिन ये तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज है, हमें ग्राउंड फ्रेम में निकालना पड़ेगा, तो इसका वेक्टर सम है, तो ये 180 माइनस 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू वी बी का स्क्वायर, है ना, तो इसका रूट लेंगे तो रूट हट जाएगा, अंदर कितना बचेगा स्क्वायरिंग में, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 और दोनों के बीच का एंगल cos ऑफ 180 माइनस 37। अब सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये तो फिर भी मैंने आपको न्यूमेरिकल डाटा दे दिया है तो थोड़ा सा आसान हो जाती है इक्वेशन लिखना, लेकिन रियलिटी में जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो हो सकता है कभी कभी ऐसा करते हैं वो जेई वाले कि ये m1 ले लेते हैं, काट का मास m2 ले लेते हैं और फिर पूछते हैं, तो ये वेरिएबल्स में आते हैं, वेरिएबल में थोड़ा और मतलब लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन, वेरिएबल को सॉल्व करना, है ना, तो वेरिएबल के फॉर्म में आते हैं, मैंने आपको केवल वहां पे डाटा लिख के दे दिया है तो थोड़ा आसान लगता है बच्चों को, है ना, बाकी कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको अब पकड़ में आ गया होगा। तो वेरिएबल में पूछे चाहे न्यूमेरिकल पूछे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। और देखें बच्चों कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द हाइट रीच्ड बाई 1 kg ब्लॉक। सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो उन्होंने बोला कि ये सरफेस है, यहाँ पे इस तरीके से एक वेज है, वेज की ये थिकनेस आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, और ये ऐसे वेज, वेज का मास वही 4 kg ले लेते हैं, और यहाँ पे जो ब्लॉक रखा है तो ब्लॉक का मास जो है वो 1 kg ले लेते हैं, और ब्लॉक को ऐसे रफ्तार दे दी गई, कितनी रफ्तार दे दी गई, तो 10 मीटर पर सेकंड। अब आप सोचो ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, वेज भी मूव करेगा, और फाइनली ब्लॉक कुछ ऊपर जाएगा और फिर ये एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, है ना, तो यही पूछा है कि कितनी हाइट ये वेज के ऊपर अटेंड कर लेगा, रीच बाई ब्लॉक, है ना, 1 kg ब्लॉक। तो ये आपको बताना है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है ना, सिचुएशन क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल आपसे बोला गया है, ऐसे वेज है, स्मूथ सरफेस है, वेज मूव कर सकता है ना, तो 1 kg का ब्लॉक जब ऐसे जाएगा ऊपर तो ये कितनी हाइट तक पहुंच सकता है, ये आपको बताना है ना, फाइंड द हाइट रीच बाय द 1 kg ब्लॉक। अब आप खुद सोचो, जो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो इसकी वाई में रफ्तार कितनी होगी, वहां पे तो ये रुक जाएगा जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो वी वाई तो इसका 0 होगा। हाँ, जैसे ये ब्लॉक ऐसे जाएगा तो ये इसको हिट करेगा तो वेज के साथ ब्लॉक मूव करेगा, तो ब्लॉक का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वी एक्स है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप डायरेक्शन बता सकते हो ग्राउंड फ्रेम में कि ऐसी होनी है, तो वी एक्स को आप वी मान लो, और क्योंकि ये वेज के साथ ब्लॉक है तो वाई में तो रफ्तार जीरो नहीं, वाई में तो रफ्तार जीरो है जब मैक्सिमम हाइट पर है, मतलब ये हाइट ही तो निकालनी है, और वेज भी ऐसे भाग रहा होगा। अच्छा, वेज भी कितने रफ्तार से भागेगा, वी से, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, वेज और ब्लॉक, तो इस ब्लॉक की रफ्तार वी है तो वेज की भी रफ्तार कितनी होगी बच्चों, वी ही होगी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। और ये दोनों रफ्तार हम ग्राउंड फ्रेम में मान रहे हैं, क्योंकि हमें अब यहाँ पे पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वो ऐसे ही भागेगा और कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो दोनों को मैंने ग्राउंड फ्रेम में मान लिया। तो ये सवाल पिछले सवालों से और आसान था। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले एक्स में मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन था 1 into 10 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो दोनों की रफ्तार इधर है तो 1 into v लिखेंगे एक्स में, और प्लस इसकी भी रफ्तार लिखेंगे 4 into v, तो ये हो जाएगा 5v, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की रफ्तार आ गई जो राइट डायरेक्शन में है कितनी बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड। अब आप एक खुद सोचो, अगर हम देखें कि ये हाइट कितनी है तो अब एनर्जी कंजर्व करें,
तो एनर्जी कंजर्व कैसे करेंगे बच्चों, ये कितने हाइट ऊपर गया है, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया है बच्चों, या फिर आप ऐसा सोचो कि इस पॉइंट पर मतलब बी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी निकालो जो फाइनल सिचुएशन है, और जब इनिशियल था तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे लिखो, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम यहाँ पे लगाएं तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी था वो फाइनल टोटल एनर्जी के बराबर है। तो हम यहाँ पे देखो इनिशियल एनर्जी अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 1 kg ब्लॉक का, तो हाफ इंटू 1 × 10², है ना, 10 का स्क्वायर। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। फिर फाइनल देखें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 × v²। अब v की वैल्यू आ गया है तो 2², v तो हम जानते हैं, प्लस वेज की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू 4 × v², तो इसकी भी रफ्तार 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है किसकी बच्चों, 1 kg ब्लॉक की, तो mgh, तो 1 × g10 इंटू ये जो हाइट है ये निकालना है h। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा बच्चों 8 प्लस 2 तो 10, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 50, है ना, ये 50 हो गया क्योंकि 100 2 से, तो 10 इधर आएगा तो 50 माइनस 10 40, तो ये हो जाएगा 10h इज इक्वल टू 40। तो देखो h की वैल्यू डायरेक्ट आ गई बच्चों 4 मीटर। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। देखो सिंपल सवाल था पिछले केस से, इसमें तो क्योंकि दोनों की रफ्तार भी सेम हो गई तो एक ही साथ लिखना था, इसमें आपका एक ही क्वेश्चन से एक वेरिएबल सॉल्व हो गया, बाद में हाइट निकालने के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन बच्चों क्लियर होगा। जी तो बच्चों ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, लेकिन रियलिटी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जब एग्जाम में आया था। एग्जाम में थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया था क्वेश्चन को, लेकिन ये समझना जरूरी था, तो फिर आपको आगे की चीज समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि इस वाले की सिचुएशन है तो मैंने वेज की हाइट आपको नहीं दी थी, हमने ये मान लिया था कि वेज की हाइट इतनी सफिशियंट है कि ये आराम से जितनी हाइट तक चढ़ना चाहे वो चढ़ सकता है, जो 4 मीटर, मतलब इस वेज की हाइट 4 मीटर से ज्यादा ही रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने ये हाइट को 2 मीटर कर दिया था, समझे आप इस बात को। तो जब इस हाइट को 2 मीटर किया गया था तो आप समझ पा रहे हैं कि उस समय v की रफ्तार 0 नहीं होगी, है ना, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। मतलब उन्होंने किया क्या कि जब ये क्वेश्चन पूछा था तो इस क्वेश्चन में ये जो वेज की हाइट है, ये वेज की हाइट है इस तरीके से, ये केवल 2 मीटर रखी थी। तो 2 मीटर रखने का मतलब ये है कि इसकी एक्स में तो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन वेलोसिटी तब 0 होती ना जब ये 4 मीटर हाइट तक चढ़ता। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये वेज से कांटेक्ट छोड़ देगा 2 मीटर के बाद, तो उसकी वेलोसिटी इंक्लाइंड होगी, तो उसके बाद ये क्या करेगा, आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल। लेकिन क्योंकि एक्स में दोनों की रफ्तार सेम है तो वेज भी उतनी दूरी कवर करेगा जितना हॉरिजॉन्टल में ये दूरी कवर कर रहा है आपका ब्लॉक। और फिर यहाँ पर वापस क्या होगा बच्चों की, वेज ऐसे आएगा तो ब्लॉक इसमें वापस से इसी जगह पे गिर जाएगा। तो आपको ये बताना था कि जब ये ब्लॉक हवा में है तो वेज जो है वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, डिस्टेंस निकालना है। मैं नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी था, इसलिए पहले मैंने आपको वो क्वेश्चन का एक पार्ट करके बना के बता दिया है ना। अब हम ये क्वेश्चन समझते हैं जो एक्चुअल में आया हुआ था, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या किया उन्होंने, तो इसमें ऐसी घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है, सिंपल सा है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो कोई समस्या है ही नहीं। इन्होंने कहा कि भाई ये वेज है और ये वेज में है, ये वेज की हाइट उन्होंने बोल दी कि 2 मीटर है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक है 1 kg का, इसको रफ्तार दी गई 10 मीटर पर सेकंड की, और ये है वेज जो है वो 4 kg का है। अब ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो जैसे मैंने आपको बताया ये ब्लॉक जाएगा तो अब Vy भी होगा, Vx भी होगा, तो ऐसे इंक्लाइन में होगा, तो ये वेज जो है मतलब ब्लॉक जो है वो ऐसे जाएगा। लेकिन क्योंकि वेज और ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल में रफ्तार सेम होगी तो जितनी हॉरिजॉन्टल रेंज ये कवर करेगा उतना ही हॉरिजॉन्टल रेंज आपका वेज कवर करेगा। और यहाँ से आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि अगर आप कुल मिला के ये Vx और Vy निकाल लें, अगर Vx और Vy, तो आपका काम बन गया, क्योंकि उसके बाद आपको रेंज मिल जाएगी। तो जो इसकी रेंज होगी ब्लॉक की
वही दूरी तो ये कवर कर रहा है ना, ये जो रेंज होगी यही दूरी तो कवर कर रहा है। कौन बच्चों? वेज पर। वेज कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि आपको निकालना क्या है। आपको कुल मिलाकर रेंज ही निकालना है, लेकिन उसके पहले वी वाई और वी एक्स निकालना पड़ेगा। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर हम लिखें, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, find the displacement of wedge when 1 kg block 1 kg block is in air। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रोजेक्टाइल भी लगा लिया है ना, तो दो स्टेप तो होंगे ही, साथ ही साथ प्रोजेक्टाइल भी लगा लिया। अब आप निकाल के देखो बच्चों, Vx तो आप निकाल सकते हो, Vx या फिर ये V की बात करें, ये दोनों सेम है 2 मीटर पर सेकंड। आप मोमेंटम कंजर्व करो x में, यही आंसर आएगा। तो मैं इसको फिर से निकाल के नहीं बता रहा हूँ, हमारा काम है यहाँ पे वी वाई निकालना, तो वी वाई जरूर हम निकालेंगे। तो वी वाई कैसे निकालेंगे? एनर्जी को कंजर्व करते हुए निकालेंगे, है ना बच्चों। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो एनर्जी कंजर्वेशन देखो क्या होगा आपका। पहले इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी करना है। इनिशियल एनर्जी है वो है हाफ इंटू 1 × 10² इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। अगर हम देखें तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, देखें यहाँ पर, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लिखेंगे। तो कितने ऊपर चढ़ गया है ये, 2 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो mgh, तो m इंटू जी इंटू 2। ठीक है भाई। फिर वेज की काइनेटिक एनर्जी लिख लो, तो हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, तो अब इसका x का कंपोनेंट है, इसका भी कंपोनेंट है, तो इसकी नेट जो रफ्तार है वो रूट ओवर वी वाई स्क्वायर है प्लस वी एक्स स्क्वायर है बच्चों। लेकिन आप इसको स्क्वायर लोगे ना, हाफ 1 × v², तो वी वाई ये रूट हट जाएगा, तो हाफ 1 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो हाफ इंटू 1 × vy² प्लस हाफ इंटू 1 × vx² और vx जो है वो 2 है। अब फिर से सॉल्व करें तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये बचेगा 50, तो ये बचेगा कितना भाई 20, है ना। तो ये आ गया आपका 50 इज इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे देखें तो ये बचेगा 8 और ये बचेगा आपका 2। तो 8 प्लस 2 जो है वो 10 हो गया, और यहाँ पे बचेगा प्लस हाफ vy²। तो ये 30 उधर जाएगा तो 20, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40, तो vy की वैल्यू आ गई √40। तो √40 मीटर पर सेकंड vy आ गया। vx है ही हमारे पास, vx जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। दोनों रफ्तार हैं, रेंज ही जो हमें हमारा आंसर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज निकालना है तो वो रेंज के बराबर, और रेंज होता है बच्चों 2vx/vy/g। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है प्रोजेक्टाइल में। तो 2vx की वैल्यू 2 इंटू √40 डिवाइड बाई जी, तो ये हो जाएगा बच्चों 10। तो यहाँ से देखो ये 4 इंटू 4 और ये जो है 8 आ जाएगा, मतलब 4 से 2 बाहर आ जाएगा, √10 बचेगा केवल। तो ये 2 इंटू 2 ये 8 और ये बचेगा √10/10, तो ये हो जाएगा 8/5 √10 मीटर। ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बाकी और भी साथ चाहो तो आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो ना। तो ये सवाल ऐसे करना था। तो आप देखो तीनों चीजें यूज हो गई। अब जिसको प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है या लिंकिंग नहीं आती कॉन्सेप्ट के लिए, उसके लिए बड़ा टफ सवाल है ये। लेकिन आपको अगर एनर्जी कंजर्वेशन लिंक करना आता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लिंक करना आता है, और साथ में प्रोजेक्टाइल भी आता है, उसको भी लिंकिंग आप कर सकते हो, तो बड़े आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो जो काफी टफ सवाल कहलाते हैं ना। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो देखो बच्चों, ये 2 से कैंसिल कर दिया था ना, तो ये 8/5 नहीं होके 4/5 होगा। तो 4/5 √10 मीटर है ना। तो अब सही है, अब लिख लीजिए